शादी के बाद हैदराबाद रियासत के भारत में विलय की कहानी पर बनी फिल्म रजाकर सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म में विलय के दौरान हुए उस खूनी संघर्ष को बताया गया है जिसे हैदराबाद के आखिरी निजाम की रजाकर सेना ने अंजाम दिया था। दावा किया जाता है कि रजाकर सेना ने निजाम के इशारे पर हैदराबाद में 3 लाख हिंदुओं की हत्या की थी, लेकिन आखिरकार इस सेना को हिंदुस्तानी सेना ने हराया और निजाम को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने घुटने टेकने पड़े। रजाकर सेना के इसी काले सच पर बनी इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और फिल्म के निर्माता गुडूर नारायण रेड्डी से बात की हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने। सुनिए। बीते कुछ सालों में हिंदुस्तान में ऐसी फिल्मों के बनने का सिलसिला शुरू हुआ है जिन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटा है, उन्हें टटोला है और उन तथ्यों को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है जिन तथ्यों के बारे में ये कहा जाता था कि या तो वो तथ्य लोगों से छुपाए गए या फिर उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई, और ऐसा कुछ इतिहासकारों की तरफ से हुआ। लेकिन इसी कोशिश में एक फिल्म बनी है रजाकार द साइलेंट जीनोसाइड ऑफ हैदराबाद। इस फिल्म के नाम से ही पता चल जाता है कि हैदराबाद रियासत को भारत में विलीन करने में जो खूनी संघर्ष हुआ, ये फिल्म दरअसल उस संघर्ष की कहानी है। ये फिल्म दरअसल ये बनाना क्यों एक साहसिक काम था, इस पर बात करने के लिए फिल्म की समूची स्टार कास्ट मेरे साथ है और साथ ही फिल्म को बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं गुडूर नारायण रेड्डी, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। गुडूर नारायण रेड्डी एक पेशे से एक राजनेता भी हैं। स्वाभाविक है, अगर राजनेता से मैं बात करूंगा तो राजनीति की बात करूंगा, और जो अभिनेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस फिल्म से जुड़े हुए, उनसे मैं अभिनय की बात करूंगा कि ये किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग उनके लिए रहा है। सबसे पहले रेड्डी साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, एक ऐसा विषय आपने चुना है फिल्म बनाने के लिए जिस पर फिल्म बनाना इतना आसान नहीं था। शायद रजाकार आर्मी का सच लोगों के सामने लाना इतना आसान नहीं था। आपने ये साहसिक काम किया है, कितनी बड़ी चैलेंजिंग जॉब थी आपके लिए? बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि 76 साल हो गए हैदराबाद का विमोचन होके। हैदराबाद को आज़ादी कब मिली? 17 सितंबर 1948। मतलब उसका भारत को पूरा आज़ादी मिलने के बाद 1 साल 1 महीना 2 दिन के बाद मिला। क्यों इतने दिन हुआ? तो इतने दिन क्यों हुआ बोल के बहुत कम लोगों को मालूम है देश में। शायद 1 करोड़ लोगों को शायद मालूम होगा। मतलब 142 करोड़ में 1 करोड़ का तो जानकारी ठीक नहीं है। क्यों नहीं निकाला गया? सब लोग बोलते थे कि अरे बहुत डेलिकेट मामला है। क्या डेलिकेट क्या है? जब पूरा दुनिया में जो पालन करने वाला कोई भी राज्य राष्ट्र का कोई नेता अभिनेता जो भी या राजा है, कोई भी इतना पापी काम नहीं किया जो मीर उस्मान अली पाशा द 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने किया। क्या किया? उन्होंने चाहा कि उस जमाने का हैदराबाद जो रजवाड़ा है, वो जो प्रोविंस है, वो प्रोविंस को उन्होंने तुर्किस्तान बनाना चाहा और तुर्किस्तान बना के पाकिस्तान से जोड़ना चाहा। तो जब उन्होंने वो एक्सरसाइज स्टार्ट किया, उन्हें पता चला कि एक पर्टिकुलर मज़हब है तो ही होता, लेकिन वहाँ तो 80% हिंदूज थे। तो उनको एक जोड़ीदार मिल गया, उसका नाम है कासिम रिजवी। कासिम रिजवी मिलके एक राजा के साथ एक ऑर्डिनरी आदमी मिल गया और राजा उनको एक्सेप्ट कर लिया। उनका आइडियोलॉजी पे उन्होंने काम चलाया आगे तुर्किस्तान बनाने के लिए। क्या किया? वो 396 डेज में 2 लाख हिंदुओं का मर्डर किया और 60,000 हिंदू महिलाओं का मानभंग किया। ये कहीं भी बताया नहीं गया। वो डेलिकेट है। ये बताने की कोशिश आपने इस फिल्म के माध्यम से की कि किस किस्म से हैदराबाद रियासत को जब विलीन किया गया, भारत में शामिल किया गया, तो किस किस्म से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ये विषय वस्तु है। लेकिन जैसा कि रेड्डी साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 लोगों का जिक्र इन्होंने किया है, हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान और कासिम रिजवी। संयोग से ये दोनों ही किरदार मेरे बगल में बैठे मकरंद देशपांडे जी और राज अर्जुन जी ने निभाया है। ये किरदार निभाना क्यों एक चुनौती थी, इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि अमूमन हमें इतिहास के पात्र इतिहास की किताबों में मिल जाते हैं, उनके कुछ वीडियोस मिल जाते हैं, उनका जिक्र मिल जाता है, लेकिन मीर उस्मान अली खान के बारे में सिर्फ जिक्र मिलता, उनका कहीं वीडियो वगैरह तो मिलता नहीं। तो उस किरदार को कैसे आपने आत्मसात किया, मैं वो समझना चाहता हूँ। कैसे आपने समझा कि एक क्रूएल निजाम जो है वो इस किस्म से दिखता होगा, इस किस्म से उसकी एक्टिंग होगी, इस किस्म से उसकी डायलॉग डिलीवरी होगी? हालांकि मुझे जब कास्ट किया गया तब ये भी बताया गया है कि आप बिल्कुल निज़ाम दिख सकते हो।
तब कुछ तस्वीरें देखी मैंने, एक दो वीडियोस देखे, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, लेकिन उनकी जो उनका कद है वो 5 फीट 3 इंच का है, तो 7 इंच मुझे घटाने पड़े। देखो वज़न घट सकता है, हाँ, ऊंचाई कैसे घटे इंसान की। तो मैं थोड़ा सा झुक गया, और हालांकि वो वे भी झुके रहते थे, और तो झुकने से एक उम्र में कह सकते कद में थोड़ा सा ऐसा लगा। और क्या है कि उनके बारे में जब पढ़ा तब इतना समझ में आया कि बहुत ही लिखे पढ़े थे, साहित्य प्रेमी थे और धार्मिक। ये तो बाद में पता चला उनके बारे में, पहले तो ऐसा लगता था कि ये बड़ा ही लिबरल आदमी है, और है ना, इनके मतलब अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन भीतर ही कहीं तो हैदराबाद स्टेट वे चाहते थे कि आज़ाद हो जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाए, और वो हैदराबाद अपना बना ले, तुर्किस्तान बना ले। लेकिन ये बात उनके भीतर और भी जो कहते हैं कि एक धार्मिक तौर पे वे जो कि इतने लिखे पढ़े थे, वे अचानक से क्यों ऐसे बदल गए। तो एक जो कासिम रिजवी था, जो एक्चुअली उनसे ये उन्होंने वो सपना दे दिया उसे कि भाई बंगाल की खाड़ी आपके कदमों को चूम सकती है। आप फिर तभी उन्होंने सोचा कि पोर्चुगीज से गोवा खरीद ले। उन्होंने तब ये सोचा, एक सिडनी कॉटन था उनका आदमी, जिससे वो अपने जो उनका अपना ये था एयर स्ट्रिप थी, उनके पास अपने हवाई जहाज़ थे, उसको फाइटर प्लेन कैसे बनाया जाए। सो द होल थिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ समवेयर कासिम रिजवी ने उनको बदल दिया। और ऑब्वियसली लिखा पढ़ा आदमी वैसे ही पावरफुल होता है, ऊपर से उसको अगर धर्म फेर दिया जाए तो वो तो और भी खूंखार हो ही जाएगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी करना था और कंजूस करना था। सच बताऊं तो मुझे बतौर एक्टर दुनिया का सबसे अमीर जो कि टाइम मैगजीन पे आया है और वही कंजूस भी दिखाना है, वो मेरे लिए सबसे मज़ेदार रहा कि वो फिल्टर के बिना सिगरेट पीता है ना। वो उसको जो सिक्के दिए जाते हैं सोने के, वो एक एक करके कहीं गिर गया है तो उसको वो कहीं से ढूंढ लेके फिर से रख देता है। कोई सिगरेट ऑफर करता है तो पूरा पैकेट ही ले लेता है। सोने के टीन में खाने वाले उसके जो लोग थे फैमिली के, वो सोने के थाल में खा रहे, ये टीन के थाल में खाता था खाना। तो ये अपनी हर पैसे बचा बचा के ऐसा कंजूस आदमी खूंखार निकला। शायद मुझे लगता है कंजूस खूंखार बन जाता है। बिल्कुल। उनकी वो कितने रईस थे, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा कि मेरे ख्याल से यूएस की कंप्लीट जीडीपी का 2% जायदाद जो था उन्हीं के पास था। ये भी पोर्ट्रे किया गया है। दो गुना मेरे ख्याल से, दो गुना लगता है कि $230 बिलियन तब उनका ये था। ज़रा सोचिए, उनके पास जो एक जेकब डायमंड था, वो कहते हैं कि इस दुनिया में से ही कुछ 6-7 डायमंड्स थे, उसमें से एक था। ये धन का गुरूर ही था क्या, कि वो चाहते थे कि स्वतंत्र मेरा प्रिंसली स्टेट हो और मैं हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। जो जिद थी उनकी शुरुआत में, जो संघर्ष उन्होंने भारत सरकार के साथ किया, उसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? मुझे लगता है कि पावर जब आपके पास आ ही जाती है, धन मेरे ख्याल से उस दौलत जो होती है उससे पावरफुल क्या है। जब मुझे ऐसा लगता है कि तब नेहरू साहब हो या बाद में इंदिरा जी भी हो, वो उनसे मिलने आते थे। तो ये इतना बड़ा आदमी था जिससे मिलने आपके प्राइम मिनिस्टर आए, या इन्होंने मतलब इतने बड़े थे कि उनको ब्रिटिशरों ने हाइनेस करके एक खिताब दे दिया था। तो आई थिंक इतना बड़ा आदमी होने के बाद तो ये तो ज़रूर सोच ही सकता है कि जो जहाँ का मैं रूलर हूँ, या मुझसे पहले 6 निज़ाम हो चुके हैं तो 7वां मैं हूँ, तो मैं तो हैदराबाद तो कर ही सकता हूँ। मुझे लगता है साइकोलॉजिकली, जहाँ तक इसके मतलब आपने बताया कि निज़ाम रईस था, लेकिन निज़ाम को वैसा निज़ाम बनाने में कासिम रिजवी की भूमिका भी अहम थी। ऐसा मुझे लगता है। बतौर जब मैंने कैरेक्टर पे काम किया तब मुझे नहीं लगता कि उसके पास शुरू से वो इसके बारे में शायद गुडूर ज़्यादा जानते कि हैदराबाद में रहते, पर जहाँ तक मेरी पढ़ाई जो रही, मुझे ऐसा लगता है वो तो तैयार भी हो गए थे बातचीत के लिए कि मेरे ख्याल से 18 अक्टूबर वो उनसे बातचीत करके दे भी देने वाले थे बिना किसी वॉर के। उस एक रात पहले जो साइन करने वाले, तब कासिम रिजवी ने वो क्योंकि ऐसा नरसंहार, देखो नरसंहार की व्याख्या जो की गई है कि उसको तब बताया जाता है जब बिना किसी कारण आप मारने लगते हो, और उसको वो बताना था कि भाई हम
क्योंकि कासिम रिजवी की जो बात थी कि हम साइन करके नहीं जोड़ेंगे, उससे अच्छा तलवार लेके हम मार के या मर जाएंगे। यकीनन ये भूमिका निभाना भी एक चैलेंज होगा। राज अर्जुन जी, आपसे समझना चाहता हूं मैं, एक निजाम, उसका एक क्रूअल सेनापति जो रजाकार आर्मी का फर्स्ट कमांडर था, ये भूमिका निभाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और मैं हमेशा कैरेक्टर को ये मान के ही चलता हूँ कि चैलेंज और तकलीफ और हिंड्रेंसेस ना हो तो फिर उस कैरेक्टर में दम ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। आप अगर नेचर को भी देख लें, जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब चलना शुरू करता है तो बहुत बार गिरता है, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो बहुत बार गिरते हैं, जब हम भागना शुरू करते हैं तो घुटने चलते हैं। मैं जब छोटा था तो इमली के पेड़ पे चढ़ता था चवन्नी की इमली तोड़ने के लिए और दोस्तों को फेंकता था, कई बार इमली के पेड़ से गिर जाता था। तो आप नेचर के किसी भी कॉल को ले लीजिए, तकलीफ वहाँ जुड़ी हुई है, लेकिन उस तकलीफ के पीछे मज़ा बड़ा होता है। वही चवन्नी की इमली मैं ख़रीद के खा सकता हूँ पर उसमें मज़ा नहीं होता था। तो ये तो प्रोफेशन ही ऐसा है जो तकलीफ़ों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तकलीफ़ में भी कमाल का आनंद है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक्टिंग जो विधा है वो हमारे लिए एक मेडिटेशन है। हम सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं और उसके बाद जो सुख मिलता है वो हम पहले जानते हैं जब हम क्राफ्ट बना रहे होते हैं, जब हम बुन रहे होते हैं, तो हमें मालूम होता है कि अगर हमने उसको छू लिया कैरेक्टर को तो जस्टिफाई कर दिया तो वो सुकून हमें मिलने वाला। एक और चैलेंजिंग किरदार जो था इस फिल्म का, या मैं कहूँ कि वो सेंट्रल कैरेक्टर भी मान लिया जाए उस फिल्म का तो गलत नहीं होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इज द प्रोटैगनिस्ट, राइट, जो शिल्पकार थे। दरअसल रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग था ये खुद तेज सप्रू जी हमें बताएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज सप्रू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के किरदार को हमने और भी फिल्मों में देखा, इनफैक्ट सैम बहादुर अभी आई थी और हमने उसमें भी एक सरदार वल्लभ भाई पटेल देखे। उनके कन्विक्शन, उनके इंटेंट, इन सारी चीज़ों को कैसे कैच किया आपने और कैसे साकार रूप दिया इस फिल्म में, वो समझना चाहता हूँ मैं आपसे। देखिए, पहले तो सबसे मैंने बताना चाहता हूँ कि मुझे 3 बार बुला के लुक टेस्ट लिया गया मेरा, और मेकअप में काफ़ी अरसा लगता था, 2-2.5 घंटे लगते थे। तो ये आई एम थैंकफुल टू रेड्डी साहब एंड यट्टा कि उन्होंने जो फाइनल प्रोडक्ट आया मेरा स्क्रीन पे उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने मुझे कास्ट किया। बाकी सरदार पटेल मेरे आइडल शुरू से रहे हैं। दूसरी बात, मुझे कहा गया था कि वो 2-3 बार फिल्में भी लगी हैं, आई थिंक परेश ने भी किया है शायद, और भी जैसे आपने कहा सैम बहादुर में। तो मैं कभी भी अगर कोई किरदार करता हूँ और मुझे कोई बोले ना उसका देख लो आप, तो मैं ज़िंदगी में नहीं देखता, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन फिर आपको कुछ ना कुछ न्यूएंसेस जैसी होती है ना, वो आपके दिमाग में छप जाती हैं। तो जो यट्टा जी के साथ बैठे हमने काफ़ी डिस्कशंस किया और एक ढांचा बनाया कि मैं इस प्रकार से काम करूँगा, और वो मैंने किया। और कैरेक्टर ये है कि जैसे नेगेटिव तो करता ही हूँ मैं, तो पॉजिटिव करना बोलते हैं कितना आसान है। वैसे तो आजकल हर हीरो नेगेटिव करने लग गया है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ रहा नहीं सिलसिला। हाँ, मेहनत बहुत करनी पड़ी और अभी 46 इयर्स हो गए, अगर यहाँ तक आए हैं तो मेहनत तो काफ़ी की होगी। तो बहुत इसमें इम्पोर्टेंट था डायरेक्टर साहब का भी रहना, और उन्होंने जब मैं कोई चीज़ कहता था अगर वो बोलते थे कि नहीं ऐसा करो, तो वो सोच के लगता था कि नहीं है। तो दोनों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की और आप रिजल्ट देखेंगे शायद। मेरे पीछे स्टैंडीज लगी हुई इस फिल्म की, उसके ऊपर ही मैं देख रहा हूँ, जनेऊ तोड़ने वालों का घमंड तोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि ये डायलॉग जो है रिटालिएटरी डायलॉग है जो फिल्म में है, लेकिन ओरिजिनल डायलॉग क्या क्या हैं ये खुद गुडूर साहब बताएंगे। अब जो कंट्रोवर्सी इनिशियली हुई वो कुछ डायलॉग्स की वजह से हुई थी, रेड्डी साहब, वो क्या डायलॉग्स थे और उनको फिल्म में लाने का आपका मकसद क्या था, मैं वो समझना चाहता हूँ। एक्चुअली जैसा ये टीजर रिलीज किए जिसमें जो उसमें कैरेक्टर कासिम रिजवी जो बोलते हैं, ओंकार सुनाना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, काशाई दिखना नहीं चाहिए, हर एक मंदिर को तोड़ दो और मस्जिद बनाओ, हर एक गली गली में बनाओ बोल के जो ऐलान करते, और उसके वजह से अरे एकदम ऐसा लोग सोचे। फिर इस बीच में वीडियोस भी निकल गए कि गुडूर नारायण रेड्डी हैदराबाद में पैदा हुआ, उस्मान सागर से पानी पिया, उसी उस्मान अली पाशा के अगेंस्ट जा रहे। अरे पानी पिया, राजा है प्रजा के पैसे से बना था, ऐसा नहीं समझना कि उसका दादा का जागीर लेके आके हमारे को पानी पिलाया।
वो प्रजा का पैसा है, हम भी प्रजा है, हम भी टैक्स पे करें, हम भी वतनदार है, हम भी, हमारा दादा परदादा 8-9 गांवों के वतनदार रह चुके हैं और मेरा पिताजी तक थे। हमारा एक है एतराज, वो है हमारे ऊपर क्यों आप हमला करें, हम आपके प्रजा है तो, और इतने साल क्यों छुपाया गया, इतने साल क्यों डरते हैं, क्यों डरना, जब हम भाई भाई है तो भाई भाई के तरीके से आगे जाएंगे। ये इस किससे फिल्म डरने का है? में, बिल्कुल इस फिल्म में डरने का नहीं है किसी से भी। बिल्कुल ये दरअसल एक मैं अगर कहूँ इस फिल्म बनाने की पूरी प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि गुडूर नारायण रेड्डी जी ने अपनी पूरे इमोशंस जो हैं इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि इन्होंने महसूसा है, इन्होंने भोगा है वो अत्याचार, इनकी जो इनके पूर्वज हैं उन्होंने झेला है, और शायद वही इमोशन इन्वेस्ट करने की कोशिश इस पूरे फिल्म की बनाने की प्रक्रिया में हमें दिख रही है। आप सभी लोगों ने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, काफ़ी जानकारी इस फिल्म के बारे में हम स्टार कास्ट एज वेल एज जो प्रोड्यूसर रेड्डी साहब हैं उनसे जुटा पाए। 26 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है फिल्म। इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर तथ्य को सामने लाने की कोशिश इस फिल्म के जरिए हो रही है। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को दर्शकों का बेहतरीन प्रतिसाद मिले। फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेके क्लैरिटी है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है ये मूवी, इतिहास के कुछ पन्नों को सामने रखने की कोशिश की गई है। हमारे शो को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का बहुत